हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 3 रिवाइज कर रहे हैं। उसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमको लिख के भेजा जिसका हमको रिवीजन करना है। तो मैं मेजर टॉपिक आपका आज रिवाइज कर देता हूँ। ये बोर्ड पे जो जानकारियाँ हमने लिखी हैं इससे आपको 4 चैप्टर टाइप का कवर है, 4 टॉपिक टाइप का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सारा बात, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट का सारा बात, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सारा बात और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा बात है। इतना आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ें इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको समझ लीजिए और इतनी जानकारी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और बार मैग्नेट मैंने एक टेबल फॉर्म में दिया है। टेबल फॉर्म में देने का पर्पज़ ये है कि आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद है, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद है चाहे बार मैग्नेट का याद है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद है तो आपको दोनों याद है। क्या डिफरेंस है वैल्यूज़ का देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, वहाँ मैग्नेट में μ0/4 पाई लेना है। जहाँ वहाँ के लिखा है उसका के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, μ0/4 पाई होता है, आप जानते हैं। इसके बाद जो ये चार्ज होते हैं -q +q डाइपोल बनाते हैं, उनकी जहाँ पे -m + m, ये यहाँ पे m को कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक चार्ज। और ध्यान रहे ऐसा कोई चार्ज नाम का चीज़ नहीं होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ नॉर्थ नहीं होता, सिर्फ साउथ नहीं होता, और ऐसा कोई चार्ज नाम का चीज़ नहीं होता है। ये ट्रिक है फार्मूले को इजी करने का और याद करने का, ठीक है। बस तो यही इतना, बाकी सब इसीलिए मैंने सामने लिखा है तो आपको विश्वास हो, अगर एक भी याद है तो दोनों याद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें तो ज़रूर याद कर लेनी चाहिए कि एक के आने से 2 चैप्टर आपका तैयार हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, -q +q डाइपोल मोमेंट -q से +q। मैग्नेटिक बार मैग्नेट में क्या है, -m + m, साउथ को माइनस मानना है, नॉर्थ को पॉजिटिव मानना है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ तक कि भी डाइपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इंटू उनको दोनों का बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ m इंटू बीच का डिस्टेंस d। md को, तो कैपिटल M को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे और p को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। इसके बाद सारे फार्मूले एक जैसे। एक स्मॉल डाइपोल के द्वारा r दूरी पर थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक r के लॉन्ग होता है, एक थीटा के लॉन्ग होता है, जिसकी वैल्यू होती है ER होती है 2kp cos θ/r3, और E थीटा होता है kp sin θ/r3। इसको भी याद करने का आपको हम तरीका ही बता देंगे। ये भी अगर भूल जाता है आपको तो उसका भी उपाय है मेरे पास, वो उसको भी बताते हैं। पहले फार्मूला एक बार समझा दें। तो ये इधर r के लॉन्ग होता है, इसका परपेंडिकुलर दोनों का रिजल्ट ले लेते हैं तो इतना आता है kpr3/1 + 3 cos² थीटा। थीटा आपका ये है, और ये जो अल्फ़ा होता है हमेशा tan θ/2 आता है। एक्चुअली इसमें Eθ/ER करेंगे, Eθ/ER करेंगे तो 1/2 tan आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब सेम चीज़ देखिए यहाँ पे है, यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। फिर वही r पोजीशन बताना है, r देखिए एकदम फॉर्मूला एकदम सेम है कि नहीं, देख लीजिए। जहाँ पर P था वहाँ पर M लिखा और कोई चेंज नहीं फार्मूले। तो ये बार मैग्नेट के फार्मूले हो गए। मैं आपको इन फार्मूलेस को याद करने का मेथड बता देता हूँ, अगर भूल भी गया तो भी अब एग्जाम में आप लिख सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताएंगे। और देख लेते हैं, किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो उस पर टॉर्क लगता है कितना, P × E, यहाँ पर M × B। P की जगह M लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लेना आपको। एनर्जी होता है -P.E, यहाँ पे -M.B। सो एक सेट का फॉर्मूला पाता है, दूसरा सेट आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर ये फार्मूला आपको भूल जाता है एंगल फील्ड वाला, तो उसको भी मैं आपको याद करा देता हूँ। कैसे, देखिए। तो मैं कोई एक, जैसे ये मिटा लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही याद करा देते हैं आपको, कोई भी यार दूसरा आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद करा रहे हैं कैसे। एक चीज़ तो आप लोगों को याद होगा, P अगर ये है डाइपोल मोमेंट P है अगर, तो इसके एक्सियल पोजीशन पर फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 2kp/r3।
और इक्वेटोरियल पे होता है, यहाँ पर ये फील्ड इसका उल्टा होता है कितना, KP/RQ। इतना तो आई थिंक सबको याद होगा, याद नहीं हो तो याद कर लेंगे, ये तो याद होना चाहिए, बेसिक है। एक्सियल पे इसका डबल होता है, एक्सियल में P के अलॉन्ग होता है, इक्वेटोरियल पे उल्टा होता है। तो 2KP/RQ वो KP/RQ, ये अगर याद है तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है बस, कैसे ये फॉर्मूला, जब अगर ये याद है तो आपको ये बहुत देख कैसे याद हो जाएगा। जैसे हम आपको P देंगे और यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पर आप बताओ, तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखना है। कैसे, क्या कीजिए, P वेक्टर है तो P को ही रिजॉल्व कर लीजिए। P को इधर हो जाएगा आपका कितना, P cos थीटा, और इधर हो जाएगा सर कितना, P sin थीटा। P को रिजॉल्व कर लिए। अब ये जो पॉइंट है P cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है, देखिए इसके लॉन्ग है, तो ये फॉर्मूला इधर लिखा जाएगा कितना, 2K, P की जगह क्या लिखेंगे, P cos θ/RQ। देखिए ये वाला रिजल्ट हो गया, ER वाला 2KP/RQ। और परपेंडिकुलर ये वाला, तो अगर ये देखेंगे आप तो इसके द्वारा ये इक्वेटोरियल है, इसका इक्वेटोरियल है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसा है, इसलिए इसका इधर बने कितना बनेगा, KP/RQ। तो क्या लिखेंगे, KP मतलब कितना, P sin θ/RQ। देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। सो ये भूल जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना कि एक्सियल पे KP/RQ 2KP/RQ होता है, इक्वेटोरियल पे उसका आधा होता है। ये याद है तो ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फील्ड पता है तो रिजल्टेंट तो निकल ही जाएगा आपका, A² + B² निकल जाएगा आपका। सो ये फार्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब आगे हम लोग आते हैं अर्थ का मैग्नेट। तो डाइपोल मोमेंट के ही इतने फार्मूले से कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप करके देख सकते हैं, एनर्जी का, टॉर्क का, फील्ड का, मोमेंट का। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड ये है सर जियोग्राफिक नॉर्थ, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। यहाँ से लाइन एंटर करती है, यहाँ से निकलती है। तो इसमें थोड़ा नाम रखने में मैग्नेट को ध्यान नहीं दिया गया है। नॉर्थ के साइड में नॉर्थ ही नाम अभी रखा गया है और साउथ में साउथ ही रखा गया है। मैग्नेट के हिसाब से गड़बड़ है। मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से लाइन निकलती है और साउथ में एंटर करती है, जबकि यहाँ पर इधर से लाइन एंटर करती है, यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर मैग्नेट के हिसाब से नहीं, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी के हिसाब से ना कर, नॉर्थ को नॉर्थ रहने दिया गया, साउथ को साउथ रहने दिया गया, इसलिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, इधर मैग्नेटिक साउथ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सिस है ये एंगल कुछ 11 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं बिकॉज वो चेंज करता है, तो ऐसा एंगल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का इक्वेटर ऐसा होता, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई ये वाली, तो उसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। अब कुछ बातें, ये जो एक प्लेन हुआ, इसको ये प्लेन हुआ आपका, यह है जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन मतलब प्लेन टाइप का कोई चीज़ हो गया, और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या ये होता क्या है, थ्योरेटिकल है वो बाद में एक फॉर्मूला बस है भाई। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर कहता कि ये पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ का पॉइंट, ज्योग्राफिक साउथ का पॉइंट, और जहाँ अर्थ पे आप हैं, इन तीनों को मिलाने वाला एक प्लेन को बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जहाँ आप खड़े हैं उसको क्या, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये दो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और जहाँ खड़े हैं इन मिलाता हो जो प्लेन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योमेट्रिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, जहाँ खड़े हैं एक हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, और एक हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दो प्लेन बनाए हैं, सब किताब खुला टाइप का एंगल बनाए हैं। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा को बोलते हैं डिक्लिनेशन। क्या है वो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसका कोई खास यूज नहीं होता, नाम जानना है।
मेन है, ये डीप। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अगर नीचे एंगल की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे की तरफ जितना एंगल बनाता है नेट फील्ड, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। क्या? एंगल ऑफ नेट फील्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इन मैग्नेटिक में ध्यान रखना है, ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही नापा जाएगा, उसी प्लेन में, उस प्लेन में ही फील्ड होता है। तो प्लेन में जितना हॉरिजॉन्टल से नीचे है, दिस एंगल इज नोन एज क्या? एंगल ऑफ डिप। अब एक देखिए ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा डेल्टा नीचे हो, डेल्टा डीप है, इसलिए इधर हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कितना हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बी कॉस डेल्टा। ये कितना हो जाएगा? बी साइन डेल्टा। तो बी भी साइन डेल्टा अपान बी कॉस डेल्टा करेंगे तो टैन डेल्टा आएगा, है कि नहीं? तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, वो किया गया, ऐसा कुछ नया बात नहीं। रिलेशन बिटवीन रियल डीप एंड अपरेंट डीप। रियल डीप क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम रियल डीप, लेकिन किसी और प्लेन में जो अगर झुकता है एंगल जो होता है, जो नेट नीचे होता है, उसको बोलते हैं अपरेंट। मतलब वहाँ रियल नहीं चीज़ है, वो किसी और जो सही चीज़ है वो हमेशा कहाँ नापना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से डेल्टा होता है, किसी और एक प्लेन जो इससे थीटा झुका हो, मैग्नेटिक मेरिडियन एक हो गया, ऐसा ये मैं हमारा मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, तो इसमें हॉरिजॉन्टल से जितना झुका हुआ होगा डेल्टा, और इससे थीटा कोई प्लेन हो जहाँ पर डेल्टा डैश झुका हो, तो टैन डेल्टा डैश होता है टैन डेल्टा बाई कॉस थीटा। टैन डेल्टा डैश क्या है? अपरेंट डीप, और डेल्टा है रियल डीप, और थीटा क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन से आप कितना एंगल घूम के डीप निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो निकालते हैं डीप, उसको रियल डीप बोलते हैं। उस प्लेन से थीटा घूम के जो डीप निकालते हैं उसको बोलते हैं हम अपरेंट डीप। तो टैन डेल्टा डैश अपरेंट डीप इक्वल टू रियल डीप टैन डेल्टा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हुआ? मैग्नेटिक मेरिडियन से जितना एंगल घूम के आप अपरेंट डीप निकाल रहे हैं, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब किसी बार मैग्नेट को, अगर हम बार मैग्नेट को अर्थ जैसे डायपोल होते हैं, अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये टॉर्क लगाता है, मैग्नेटिक टॉर्क लगता है। हम लोग मिटा दिए, यहाँ पर था ना P क्रॉस E M क्रॉस B। तो ऐसा अगर मान लीजिए ऐसा है, बार मैग्नेट है, इसको अगर हम ऐसा आपकी तरफ देखें तो ऐसा है, अभी मान लीजिए इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मान लीजिए, तो जिधर B है उधर ही M है, तो M क्रॉस B 0 लगेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो टॉर्क लगेगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। तो डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना चालू कर देता है इसी प्लेन में। सो उसका टाइम पीरियड होता है 2π√I अपान M इंटू BH। BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, BH कोई भी B दे सकता है क्वेश्चन में, जरूर नहीं कि BH ही हो। हॉरिजॉन्टल माने वो मैग्नेट के पैरेलल होना चाहिए B। तो I क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे जो I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका? बार मैग्नेट का। और बार मैग्नेट हमेशा एक रॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे ये जो फोटो बना है इसके हिसाब से हो गया ml²/12। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है कि बार मैग्नेट को तोड़ दिया तो एक हिस्सा, पहले बार मैग्नेट का टाइम पीरियड T था, अब इसको तोड़ के एक छोटा हिस्सा को लगाया गया तो टाइम पीरियड बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप समझदारी से काम लीजिएगा। क्या क्या? देखिए, जो ये M होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M जो होता है वो ये कैपिटल M नहीं, हमको स्मॉल m लिखना चाहिए, स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ रेदर। दिस पोल स्ट्रेंथ M दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसका? इस बार मैग्नेट के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे आपने इसको बीच बीच से काट दिया, आधा में ऐसा काट दिया, तो पोल स्ट्रेंथ आधा से बढ़ जाएगा, m/2 हो जाएगा। ऐसे काटेंगे तो एरिया नहीं बदला, तो वहाँ उसका पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिए, जैसे ऐसा बार मैग्नेट दिया और ऐसे काट दिया, तो ये जो हिस्सा बचा अब इसका पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आएगा।
m ही रहेगा लेकिन लेंथ आधी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो ये m है वो हाफ m/2 हो जाएगा। लेकिन किसी इसको लेंथ की वजह से ऐसे काट दिए, इसके लेंथ के अलॉन्ग काट दिए, तो लेंथ तो l रही बट क्रॉस सेक्शन आधा हो गई, तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया। ये पूरे में फैला हुआ बालक मानो तो काटोगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आधा भाग का लेंथ हो ही रहा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, तब m/2 × l, यानी वो भी डायपोल मोमेंट m नेट का आधा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा काटते हैं तो रॉड का तो अब काटेंगे तो मास आधा होगा ही होगा, लेंथ आधा हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 निकाल लीजिएगा। m आधा हुआ, l आधा हो, तो नया I क्या हुआ। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और लेंथ पर डिपेंड करता है, जानते हैं। कैपिटल M के लिए ये मास ध्यान रखना है, m एरिया जब तक नहीं चेंज होगा उसका पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है। अब आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पैरा डाया फेरो, थ्योरेटिकल हम लोग को आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा आता है कि बिकॉज वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है कि पैरा डाया फेरो कैसा होता है, नहीं तो हम लोग को थ्योरेटिकल होता है। बस इतने जानना है कि पैरा में क्या होता है कि बाहर से जब फील्ड लगाते हैं उसमें हर एक एटम का अपना एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसके वजह से करंट होता है, करंट की वजह से डायपोल बनते हैं, मैग्नेटिक डायपोल I × एरिया। तो उसमें हर एटम का नेट डायपोल मोमेंट होता है, किस में, पैरा में, और डाया में 0 होता है, और फेरो में एक ही नहीं अगल बगल के कई एटम्स का एक ही दिशा में होता है, उनको बोलते हैं डोमेन, कॉलोनी उनका। तो डाया में हर एक एटम का कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता, 0 होता है। पैरा का हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और फेरो में एक एटम नहीं, उस अगल बगल बहुत सारे लोग मिल के सबका एक दिशा में होता है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है इनमें। तो ये डाया पैरा फेरो में मेन अंतर यही है। अब हम कुछ बातें यहाँ पे, यही जितने फार्मूला मैंने लिखा है 1 2 3 4 ये क्यूरी लॉ, और इतने ही फार्मूला है पूरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपका। ये क्या H = B में म्यू क्या है, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो वहाँ का H वेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ का B अपन यहाँ का परमिबिलिटी म्यू होता है ना, म्यू जैसे ये जो μ0 था यहाँ लिखे थे हम लोग, वैक्यूम का μ0 होता है ना, तो हर मीडियम का अपना म्यू होता है, कितना म्यू होता है वो भी बताया गया यहाँ पर, म्यू परमिबिलिटी हो गया। तो जहाँ की बात चल रही है वहाँ के H वेक्टर का मतलब वहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है अपान वहाँ का म्यू, इस रेशियो को ही क्या कहा जाता है, H वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कहा जाता है। ठीक है, और ये I क्या है, जब आप किसी मटेरियल के पे बाहर के जब फील्ड लगाते हैं तो उसके जो डायपोल मोमेंट अगर हैं तो वो अलाइन होकर एक दिशा में आते हैं। तो आपने तो बाहर से फील्ड लगाया और उनके मटेरियल के एटम्स भी का जो डायपोल वो भी एक दिशा में अलाइन हुआ, तो वो भी कुछ फील्ड बनाता है, तो वो है I। H तो आपने लगाया, B की जगह H लिखा जा रहा, समझ रहे हैं बात ना, B से ही H है, B कहीं B में म्यू को डिवाइड करते H बन जाता है, तो B लगाया मतलब आपने जो H लगाया, H की वजह से मटेरियल ने अपने डायपोल्स की वजह से जो फील्ड डेवलप किया वो हुआ I। तो नेट आपका क्या होगा, आपने H लगाया, उसने I बनाया, इसलिए नेट हो गया H + I। समझे बात। और बाहर से H लगाने से, जैसे बाहर से H लगाया आपने, तो मटेरियल जैसा अच्छा होगा बुरा होगा, कितना अलाइन करता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर आपने H लगाया और तो कितना I बनाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि वो कई टाइम्स बनाता है आपका, जो मटेरियल बनाता है आपके लगाए हुए फील्ड का कई टाइम्स बनाता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोला है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई, CHI, काई कहा जाता है। तो आपके फील्ड लगाने से मटेरियल ने कितना फील्ड बनाया, तो आपका कई गुना बनाया, उस कई गुना को बोलते हैं कि ये I कौन बनाता है, मटेरियल, ये आप लगाते हो, वो कितना बनाता है, आपके लगाए हुए फील्ड का कई गुना बनाता है।
इसलिए I इक्वल टू काई एच फार्मूला हो गया है। अब काई क्या होगा, जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो कोई मटेरियल ही नहीं कुछ बनाएगा, कैसे अलाइन करेगा, इसलिए वैक्यूम का काई 0 होता है। देखिए इसलिए हम लिखा है कि काई और काई वैक्यूम के लिए काई वैल्यू 0 होती है। पैरा डाया में निगेटिव होता है, बिकॉज क्या जानते हैं डाया में कोई अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, तो जब बाहर से लगाते हैं तो लेंज लॉ के हिसाब से आपके आने वाले फील्ड का ही अपोज करता है, तो हाँ उल्टा बनाता है, इसलिए फील्ड डाया के अंदर फील्ड बाहर लगाने वाले से भी कम हो जाता है, बिकॉज वो उल्टा फील्ड बनाता है। तो यहाँ तो क्या हो माइनस उल्टा बनाता है, इसलिए जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल का काई क्या होता है नेगेटिव होता है ना। और पैरा का पॉजिटिव, बिकॉज जिधर आप लगाते हो उधर ही वो भी बनाता है, तो पैरा का पॉजिटिव होता है, फेरो का भी पॉजिटिव होता है और पैरा से ज़्यादा होता है, काई पैरा से ज़्यादा होता है बिकॉज वो स्ट्रांगली फील्ड बनाता है। तो डाया का काई क्या हुआ नेगेटिव, पैरा का पॉजिटिव, फेरो का पॉजिटिव एंड विथ बिगर वैल्यू है ना पॉजिटिव। और काई का मिनिमम वैल्यू होता है -1, उल्टा -1 से कम, मैंने डायमैग्नेटिक ही तो उल्टा बनाते हैं, तो -1 से कम कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बात करते हैं हम लोग इस पर -q मतलब, और -1 किसके लिए होता है, सबसे बड़ा जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए काई -1 हो जाए, जितना आप लगाए -h उतना वो भी लगाया, दोनों फील्ड कैंसिल हो जाता है, अंदर फील्ड 0 हो जाता है। उस मटेरियल का नाम है सुपर कंडक्टर, नाम तो सुने ही होंगे, यूज वाले ना हो। सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज जिन्हें आप फील्ड बनाते हैं वो उल्टा बना के आपके ठीक बराबर फील्ड बनाता है। काई इक्वल टू कितना -h, तो इधर से h लगा इधर से -h लगा, नेट फील्ड अंदर 0 हो जाता है। सो सुपर कंडक्टर के अंदर काई -1 होता है। अब किसी मटेरियल का म्यू कितना होगा, वैक्यूम का म्यू है, वैक्यूम का म्यू नॉट है, तो मटेरियल के अंदर कितना होता है, फॉर्मूला है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू μ0 1 प्लस काई। काई क्या होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई यूनिटलेस क्वांटिटी हुई, आई और एच सेम यूनिट का, काई कितना टाइम्स बनाता है ना 0 1 हाफ ऐसा। सो ये हुआ किसी मटेरियल का म्यू। तो ये आपको एच समझ में आ गया, आई समझ में आ गया और म्यू समझ में आ गया। ओके और ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब लास्ट है क्यूरीज लॉ। तो ध्यान रखें क्यूरी लॉ हमेशा सिर्फ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगता है। क्यूरी लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो के लिए नहीं लगता। क्या होता है, जो ये काई के बारे में क्यूरी ने कहा कि टेम्परेचर, मतलब किसी मैग्नेट को जब हीट करेंगे अगर आप, तो उसका डिस्टर्ब हो जाए, डायपोल मोमेंट जो अलाइनमेंट था वो गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर फील्ड कम हो जाता है। तो टी बढ़ाने से काई घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। किसके लिए है ये, ध्यान रहे, सिर्फ किसके लिए होता है, पैरा के लिए, फेरो के लिए लॉ नहीं, डाया के तो है ही नहीं। लेकिन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर के बाद वो बन जाता है क्या, पैरा, उसके डोमेन्स टूट जाते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है, पैरा। अब तब वो जो पैरा बना हुआ उसके लिए ये लॉ नहीं, ये लॉ लगता है। उस टेम्परेचर को पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जाता है। किसको, जिसके ऊपर किसी अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरा में, उसको बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके ऊपर अगर फेरो गर्म कर देंगे तो पैरा बन जाएगा। अब तब ये लॉ नहीं, ये लॉ, कैरी वेस नाम के साइंटिस्ट ने इनको थोड़ा चेंज किया कि भाई वो भी तो पैरा है, तो उसमें क्या लगाना है, C/T - TC, यहाँ सीधे प्रोपोर्शनल टू 1/T है, यहाँ पर डिफरेंस इन T है, क्रिटिकल के ऊपर कितना है उस टेम्परेचर के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है क्यूरी-वेस्ट लॉ, ये है क्यूरी लॉ। तो ये कंप्लीट आप अच्छे से वीडियो के थ्रू जैसे भी एकदम कंप्लीट अगर रिवाइज कर लेते हैं अगर, तो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल, बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो शायद यही सब टॉपिक आप लोग बोले थे करने को, इसको रिवाइज कर लीजिए। इस पे कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे कहीं पे हों तो उनको भी कर लीजिए। आगे और भी जो टॉपिक होगा बताइएगा, आपको हम वीडियो बना के और देते हैं। ठीक है, लगे रहिए, एकदम जोर से लगे रहिए। आप बताइए, मैं आपको करता हूँ, बस आप अपना जी जान लगाइए, जी जान लगाइए। हम जो भी कहेंगे आपके लिए हम बना के देते रहेंगे और हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू।